हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम यहाँ हॉस्टल वार्डन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम करने वाले हैं मेगा 4। चलिए, हमारा कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चुनाव करें। फॉर्ट्रैन को आईबीएम द्वारा विकसित किया गया। विजुअल बेसिक 6.0 को सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। जावा भाषा को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। इनमें से कौन सा जो प्रश्न है वो आपको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, आपको सही कथन का चुनाव करना है। कौन सा है तो देखिए, फॉर्ट्रेन को आईबीएम द्वारा ठीक है, फॉर्ट्रेन को आईबीएम द्वारा कब डेवलप किया गया था? 1957 में डेवलप किया गया था। ठीक है, फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, एंड विजुअल बेसिक को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। और जावा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसे सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, 90 के दशक में बनाया था। तो हमने क्या पढ़ा कि जो फॉर्ट्रेन है उसको जो है आईबीएम ने डेवलप किया था। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। विजुअल बेसिक 6.0 को सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था, ये क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब कि जो विजुअल बेसिक है उसको कौन बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा नहीं बनाया गया था। जावा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। जावा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। ये कथन भी क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तो सही कथन क्या हो जाएगा? केवल एक। आपको क्या करना है? सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? केवल एक। ठीक है, ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, डैश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, किसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं? डोमेन नेम से एमएससी का पता, डोमेन नेम से सीएसपी का पता, डोमेन नेम से आईपी का पता, या फिर डोमेन नेम से आईएसपी का पता। ठीक है, तो इंटरनेट ठीक है, इंटरनेट में प्रत्येक वेबसाइट का एक अंकीय पता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, परंतु आईपी एड्रेस को याद रख पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। उसके नंबर्स ऐसे होते हैं कि आप उसको इन जनरली टर्म्स में याद नहीं रख सकते। तो उसको याद रखने के लिए क्या करते हैं? डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आईपी एड्रेस को समझने लायक सरल भाषा में बदल देता है। ठीक है, ये होता है किसका? डोमेन नेम का काम होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आप कुछ गूगल में सर्च करते हैं तो क्या लिखते हैं? google.com लिखते हैं। तो गूगल में ये जो गूगल है वो क्या है? डोमेन नेम है। ठीक है, डॉट कॉम जो होता है हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है। तो डैश प्राप्त करने की प्रक्रिया डोमेन नेम रिजोल्यूशन किसको कहेंगे हम? डोमेन नेम से आईपी एड्रेस का। ठीक है, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस के पता जो प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कर्सर पॉइंट के बाईं ओर दिखने वाला कैरेक्टर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अगर ये कर्सर है, ये कर्सर है। ठीक है, तो कर्सर के बाईं ओर की जो कैरेक्टर्स होते हैं इधर, इसको हटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है बैक स्पेस का। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए, बैक स्पेस कर्सर पॉइंट के बाईं ओर दिखने वाला कैरेक्टर को हटाने के लिए उपयोग होता है। स्केप स्केप जो कीज है उसका यूज हम कब करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स शीट को बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्केप का यूज किया जाता है। स्पेस बार किस लिए यूज किया जाता है? तो स्पेस बार जो है वो स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। डिलीट डिलीट जो है वो कर्सर पॉइंट के दाईं ओर दिखने वाले
ठीक है, ये कर्सर है, ये इसका बाईं ओर हो गया, तो ये इसका दाईं ओर हो जाएगा। तो कर्सर के दाईं ओर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करने के लिए या उनको हटाने के लिए डिलीट बटन का यूज किया जाता है, और कर्सर के बाईं ओर के बटन को बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए जो है वो बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? उबंटू, आईओएस, मेनेक्स या ओएसआई? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ओएसआई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाह्य कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो हमें फ्री में अवेलेबल होता है। तो जैसे कि क्या हो गया, लिनक्स, उबंटू, मिनिक्स, फेडोरा, कुबंटू, ओपन फ्री बीडीएस, ये सारे क्या है? हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको यूज करने के लिए हमको कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं होती है। कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, विंडोज, मैक ओएस, स्काई ओएस, प्लाज्मा और मैकिंटोश। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके व्यापन के क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हो गए? विंडोज, मैक ओएस, स्काई ओएस, प्लाज्मा और मैकिंटोश। ठीक है, अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आईओएस जो कि एप्पल का है, ब्लैकबेरी, विंडोज, बारडा, पाम ओएस और मीगो, टाइजन। ठीक है, और भी कई सारे हैं, ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, जिसमें हजारों समाचार समूह हो वह इंटरनेट सेवा कहलाता है। ठीक है, जिसमें हजारों समाचार समूह हो वह इंटरनेट क्या कहलाता है? तो उस इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? यूज नेट बोलते हैं। ठीक है, तो यूज नेट अब होता क्या है? तो यूज नेट यह कंप्यूटर क्या है? यूजनेट कंप्यूटर पर उपलब्ध विश्वव्यापी चर्चा प्रणाली है। यह फाइलों संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, फिर इसे इसे फाइलों का जो फाइल शेयरिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो क्या है? एक विश्वव्यापी चर्चा प्रणाली है। अगला प्रश्न, डीवीआई का पूर्ण नाम। तो डीवीआई का पूर्ण नाम क्या होगा? यह होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होता है? डिजिटल डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, सीपीयू सीधे डेस से या में रीड राइट करता है। तो सीपीयू किससे डायरेक्ट रीड करता है? तो सीपीयू जो है डायरेक्ट मेन मेमोरी से जाके रीड करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, किससे? मेन मेमोरी से। डायरेक्ट मेन मेमोरी से रीड करता है कौन? सीपीयू। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को क्या कहा जाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को क्या कहा जाता है? रोबोट, क्लॉरल, क्लाइंबर या ए बी दोनों? ठीक है, तो ये कहा जाता है ए बी दोनों। तो वेब क्रॉलर क्या होता है? वेब क्रॉलर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन पर उपलब्ध सभी वेबसाइट क्या होता है? वो सर्वर पर सेव होता है। वो क्या होता है? वेब क्रॉलिंग होती है। ठीक है, और वेब क्रॉलर को और क्या बोलते हैं हम? बोट, रोबोट और स्पाइडर भी कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट 2016 में स्क्रीनशॉट विकल्प किस मेन्यू में मौजूद होता है? तो जब आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तब उसमें स्क्रीनशॉट कौन से मेन्यू से आप स्क्रीनशॉट करते हैं? तो ये होता है इंसर्ट। ठीक है, कि पावर पॉइंट में क्या होता है, स्क्रीनशॉट के लिए कौन से विकल्प का यूज करते हैं हम? इंसर्ट का। यहीं पर ही है। चलिए अगला प्रश्न है, मेमोरी बनती है, मेमोरी किससे बनती है? सेट ऑफ वायर, सेट ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो बनती है लार्ज नंबर ऑफ सेल से। ठीक है, सर्किट किससे बनती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से रजिस्टर मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन से रजिस्टर मेमोरी का प्रकार नहीं है? डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर या फिर लोड रजिस्टर। तो पहले हम जानते हैं मेमोरी क्या है। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जहां डाटा प्रोग्राम स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित रहता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो उसको जो स्टोर करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को और हम क्या बोलते हैं? आंतरिक या मुख्य मेमोरी बोलते हैं। यह मेमोरी जो होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, प्राथमिक या मेन मेमोरी जो है वो तीव्र मेमोरी होती है, और यह सीपीयू जो है वो सीधे मेन मेमोरी से जुड़ा होता है। लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कि सीपीयू जो है वो सीधे किससे जुड़ा होता है? तो सीपीयू सीधे मेन मेमोरी के संपर्क में रहता है या तो फिर प्राइमरी मेमोरी के प्राथमिक मेमोरी के संपर्क में रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैम, कैश, रोम, रजिस्टर। ठीक है, इनमें से रैम, कैश, रजिस्टर जो क्या है? वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि अस्थायी मेमोरी, जिनमें लाइट जब चली जाती है तो हम जो डाटा प्रविष्ट करा रहे थे वो डाटा भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये क्या होता है? वॉलेटाइल होती है। ठीक है, बट जो रोम है, ठीक है, रोम क्या है? प्राथमिक मेमोरी है, लेकिन ये ऐसा प्राथमिक मेमोरी है जो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो याद रखिएगा कि रैम जो है वो वॉलेटाइल है, बट रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, स्थायी मेमोरी होती है ये। देखिए अब रजिस्टर, रजिस्टर भी क्या है? मेमोरी का पार्ट है। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। रजिस्टर जो है वो डाटा स्टोर करने की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और यह किस में उपस्थित रहता है? रजिस्टर सीपीयू में उपस्थित रहता है। आगे माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ये याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा रजिस्टर होता है? तो ये होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। माइक्रो रजिस्टर की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। और रजिस्टर की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ये होती है 200 बाइट्स होती है। ठीक है, रजिस्टर के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, तो कौन सा रजिस्टर का प्रकार नहीं होता है? लोड रजिस्टर जो होता है वो रजिस्टर का प्रकार में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर हम आते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? तो द्वितीयक मेमोरी को हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी को हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। यह स्थायी मेमोरी होती है। देखिए प्राथमिक मेमोरी जो है वो अस्थायी होती है, वॉलेटाइल होती है, बट जो द्वितीयक मेमोरी है वो स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। मतलब कि जब विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है फिर भी डाटा स्टोर होके रहता है किसमें? द्वितीयक मेमोरी में। इसके प्रकार देखें तो एक क्रमानुसार होता है और एक डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है, तो क्रमानुसार का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टैप हो जाएगा, जिसमें क्या होता है? डाटा एक सीक्वेंस में रहता है। ठीक है, जैसे कि पहले जो कैसेट्स आते थे वो उसमें हम
फास्ट फॉरवर्ड या किसी चीज़ को भगा के नहीं देख सकते हैं। उसमें एक सीक्वेंस में आपको, जैसे मान लीजिए एक सॉन्ग चल रहा है और आपको दूसरा गाना सुनना है, तो आपको पहले गाने को पूरा सुनना पड़ेगा, उसके बाद से दूसरे में जाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में होता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, चुंबकीय मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो चुंबकीय मेमोरी क्या होता है? चुंबकीय मेमोरी के एग्जांपल है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। वहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी के जो टाइप्स हैं या एग्जांपल हैं ऑप्टिकल मेमोरी कौन-कौन से होते हैं? सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी हो गया, आपके क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में कौन आ जाएगा? जो हम पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल एसडी कार्ड यूज करते हैं, वो क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। अगला प्रश्न, जो फाइलें डायरेक्टली कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती वह कहलाती है। ठीक है, जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से, ठीक है, जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? हिडन फाइल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, इनको बोलेंगे हम हिडन फाइल। चलिए अगला प्रश्न है, इक्वल टू सम बी B1:B8 डैश का उदाहरण है। ठीक है, तो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब वो फॉर्मूला किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है? फंक्शन का फॉर्मूला, अच्छा मैं बोली थी फॉर्मूला, फंक्शन, फॉर्मूला, सेल एड्रेस और वैल्यू। तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? अरे, ये क्या है? ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ऑप्शन बी। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है? तो जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला है, वो किसका फॉर्मूला है? एमएस एक्सेल का फॉर्मूला है। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का जो वे होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है? पहले तो आपको एक सेल को चुनना होता है। ठीक है, फॉर्मूला, उस आप एक सेल को पहले कलेक्ट कर लिए, चुन लिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद से उसमें फॉर्मूला लिखो। और याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल में प्रत्येक फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू से होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जो एक्सेल है उसमें प्रत्येक फॉर्मूले की शुरुआत किससे होगी? इक्वल टू से होगी। और इक्वल टू के बाद फॉर्मूला का नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क स्केलेबल है, डेडिकेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर सिक्योर है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं कि नेटवर्क किसी प्रयोक्ता को आसानी से ऐड कर ले। ठीक है, आसानी से ऐड कर ले, दैट मीन्स वो नेटवर्क कैसा है? तो वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क कैसा है? तो स्केलेबल है वो नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को आसानी से ऐड कर ले, तो इसका अर्थ क्या है? नेटवर्क स्केलेबल है। और स्केलेबिलिटी सिस्टम में संसाधनों को जोड़कर काम की मात्रा को संभालने का के लिए सिस्टम संपत्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में एरर्स को ठीक करने को डैश कहते हैं। ठीक है, एरर को ठीक करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। तो डीबगिंग ऐसी यह एरर या त्रुटि को ढूंढता है और उन्हें फिक्स करता है। ठीक है, डीबगिंग क्या करता है? कोई सा भी एरर्स हो गया किसी प्रोग्राम में, उसको ढूंढ के ठीक करता है। और क्या है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों क्या है? ये क्या है? कंप्यूटर भाषा है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? बदलता है। ठीक है, प्रोग्राम में एरर्स एरर्स ठीक करने को क्या कहते हैं? हम डीबगिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड। ठीक है, तो ऐसे पासवर्ड ऐसे पासवर्ड जो आपको कुछ प्रोग्रामों में जाने के लिए प्रतिबंधित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेस कोड। ठीक है, एक्सेस कोड। अब आप
याद करिए, जैसे हम लोग एग्जाम्स वगैरह देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है सीबीटी वो देते हैं, तो क्या होता है उसमें जो एक वैलिड आपका एड्रेस होता है, एक्सेस होता है, आपके पास एक्सेस दिया जाता है, तभी हम उसमें जा सकते हैं। कोई और तो जाके एग्जाम नहीं दे सकता। तो ये क्या होता है, एक्सेस कोड के थ्रू होता है, ठीक है, गोपनीय कोड जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस कोड। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? बताइए, अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसको आप नहीं जानते हो टोटली, तो आप क्या करोगे? इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? तो जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसको आप नहीं जानते, तो क्या करना चाहिए? उसको बिना ओपन करे ही डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है? ठीक। उसको बिना ओपन करे डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है? रिप्लाई नहीं करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? ठीक है, कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? तो इंटरनेट ब्राउजर क्या है? एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजर क्या है? एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से यूजर जो है इंटरनेट में इंफॉर्मेशन सर्च करता है, ठीक है। जब हम इंटरनेट में कोई सा भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? वेब ब्राउजर से करते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर हैं, कौन कौन से हो गए? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या किसका है? माइक्रोसॉफ्ट की वेब ब्राउजर है, याद रखना ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स गूगल का क्या है? वेब ब्राउजर है। सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है, ठीक है। अदर्स वेब ब्राउजर कौन से हो गए? ओपेरा मिनी, सॉरी ओपेरा, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे आपके क्या है? वेब ब्राउजर है। जैसे हमको कुछ सर्च करना होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, तो हम किस में जाते हैं? क्रोम में जाके सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। अगला प्रश्न, फेसबुक मैसेंजर एक उदाहरण है। फेसबुक मैसेंजर किसका उदाहरण है? सोशल नेटवर्किंग साइट, इंस्टेंट मैसेजिंग नेटवर्क साइट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, अब आप लोग क्या बोलोगे? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। तो फेस किसकी बात हो रही है? फेसबुक मैसेंजर की बात हो रही है। अगर सिर्फ फेसबुक की बात होती तो क्या होता? सोशल नेटवर्किंग साइट होता। बट हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? फेसबुक मैसेंजर के बारे में। और फेसबुक मैसेंजर क्या होता है? ये इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, याद रखना। अगर सिर्फ फेसबुक पूछे तो सिर्फ फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। किंतु अगर फेसबुक मैसेंजर की बात करें तो फेसबुक मैसेंजर क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं? ठीक है, फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, ठीक है। तो स्पाइडर क्या होता है? ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ, वेब क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पाइडर वो होता है। कुकीज क्या होती है? ठीक है, कुकीज क्या होती है? तो कुकीज कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं, ठीक है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं फ्लैश, माया, एनिमेकर, ठीक है, और भी हैं कई सारे। तो छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं फ्लैश की मदद से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे बढ़ता है। बताइए, एक बार टैब को हम दबाते हैं तो कर्सर कितना आगे बढ़ता है? 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8 इंच, या फिर 1 इंच, ठीक है। तो ये आगे जाता है 0.5 इंच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है। मास्टर स्लाइड के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, बैकग्राउंड, लोगो फॉन्ट, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, डेट एंड टाइम, पेज नंबर, ठीक है। ये सारे क्या है?
मास्टर स्लाइड के एलिमेंट्स है, तो क्या क्या आ गया, बैकग्राउंड, लोगो, फॉन्ट, कलर, सभी तो आ गए, तो उपरोक्त सभी, ठीक है, सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के संबंध में सही कथन बताना है। मदरबोर्ड सीपीयू पर उपस्थित होता है। मदरबोर्ड में धातु के तार प्रिंट होते हैं, इन तारों को एचडीएमआई कहते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड में ही सभी इंटरनल प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो स्थित होते हैं। मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू में उपस्थित होता है। मदरबोर्ड में धातु के तार प्रिंट होते हैं और इन तारों को हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। तो आपका सही कथन क्या है, ऑप्शन ए, मतलब नंबर 1, सीपीयू, मदरबोर्ड सीपीयू पर उपस्थित होता है और धातु के तार प्रिंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर केवल एक। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रम 100 सुपर कंप्यूटर के निर्माता हैं, ठीक है। विक्रम 100 सुपर कंप्यूटर के निर्माता कौन है, एनएएल, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या सीडैक, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो देखिए इसमें विक्रम 100, ठीक है, विक्रम 100 के निर्माता कौन है, ये है PRL, ठीक है। ये फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी द्वारा बनाया गया था, कौन, विक्रम 100 जो है। तो आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो ये प्रश्न आपका क्या हो रहा है, विलोपित हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी मेगा 4 टेस्ट दिया है वो याद रखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 24 विलोपित हो रहा है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, PRL, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ने ही विक्रम 100 सुपर कंप्यूटर को बनाया है। अगर बात करें NAL, नेशनल एरोनॉटिकल लैब की, तो इसका जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन है, फ्लो सॉल्वर है, जिनको 1986 में बनाया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात करें तो इसका सुपर कंप्यूटर है सागा सागा 220, ठीक है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात करें तो इसका सुपर कंप्यूटर कौन है, पेस सीरीज है, ठीक है, पेस सुपर कंप्यूटर है। सीडैक ने बनाया है परम सीरीज को, ठीक है। अब परम सीरीज में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए परम में आते हैं परम 8000, परम एरावत, परम सिद्धि, परम उत्कर्ष, परम 8600, परम 9000, परम 10000, परम पद्म, परम युवा 1, परम युवा 2, परम शिवाय, परम ब्रह्मा, परम शक्ति, परम सेवा। इसके अलावा और भी है जो क्या है, परम प्रवेगा हो गया, ये सारे क्या है, परम के सीरीज है, जिसको सीडैक पुणे द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदाता कौन है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ए व बी दोनों। बताइए प्लॉटर क्या काम आता है, प्लॉटर से हम जो बड़े बड़े बैनर होते हैं ना उच्च क्वालिटी के, वो प्रिंट करने के लिए काम आता है। प्रिंटर, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी देता है क्या, प्रिंटर, प्लॉटर, ये दोनों क्या आते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। किंतु प्रोजेक्टर जो है वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी देता है, प्रोजेक्टर, ठीक है। अरे प्रोजेक्टर जो है वो सॉफ्ट कॉपी देता है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, जीपीएस, ईयरफोन, स्कैनर, स्पीकर, ठीक है। जीपीएस क्या है, इनपुट की आउटपुट डिवाइस, जीपीएस आउटपुट डिवाइस है ना, लोकेशन बताता है हमको। ईयरफोन्स क्या है, ईयरफोन्स भी आउटपुट डिवाइस है, ईयरफोन्स क्या करता है, साउंड, आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो। स्कैनर, स्कैनर क्या है, ठीक है, स्कैनर क्या है, स्कैनर आपका है इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैन करते हैं ना जब हम ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हमको हमारे द्वारा मांगी जाती है तो हम उसको स्कैन करके ही तो अपलोड करते हैं ना, तो ये स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, 1 निबल बराबर होता है, 1 निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट, 8 बाइट, 8 बाइट, सॉरी 4 बाइट या 8 बिट, ठीक है।
तो देखिए 1 निबल इक्वल टू कितना होता है, 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 निबल लिख सकते हैं। 1 केबी इक्वल टू क्या होता है, 10 टू दी सॉरी 2 टू द पावर 10 बाइट होता है। और 1 एमबी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर सॉरी 2 टू द पावर 10 केबी होता है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 मिलियन बाइट लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि 1 एमबी इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले मेमोरी के बारे में पढ़ा ना थोड़ा डिटेल से, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। जिसमें द्वितीयक मेमोरी जो है वो फिर से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ठीक है। तो इसमें से मैग्नेटिक डिस्क एग्जांपल्स क्या हैं, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, विंचेस्टर, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे आपके क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएगा सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में क्या आ जाएगा, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सारे क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्क डिस्क है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण कौन से नहीं है बताओ, तो ये है मैग्नेटिक टेप। और मैग्नेटिक टेप किसका किसका उदाहरण है, तो ये है क्रमिक मेमोरी का। किसका, क्रमिक मेमोरी का, ठीक है। अगला प्रश्न यूनिक्स है, क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ए बी दोनों, न तो ए और न तो बी। तो यूनिक्स क्या है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। बताइए बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होता है, तो संचरण माध्यम की एक ही संचरण माध्यम की एक ही लंबाई का उपयोग करता है जिसमें विभिन्न नोड्स जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये जो डाटा का संचरण जो है वो दोनों दिशाओं में करता है, कौन, बस टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी प्रत्येक नोड सीधे केंद्रीय नोड से जुड़े होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हब कंप्यूटर या फिर सर्वर कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है मेगा 3 में भी था, मैं उसमें भी आपको बताई थी। अगला प्रश्न रिंग, ठीक है, रिंग तो सॉरी अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें प्रत्येक डिवाइस जो है वो दो अन्य नोड से जुड़ा होता है जो उनके ठीक सामने होता है, ठीक है, सामने बंद लूप में होता है। कौन सा, रिंग टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी का। और मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, कई कनेक्शन के साथ नोड्स एक दूसरे से व्यतिरिक्त तरीके से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब नोड, मैश टोपोलॉजी को हम और क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी बोला जाता है, जिसमें जो प्रत्येक नोड्स कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए ये था कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे डिटेल्ड देखा कि क्या होता है, ठीक है। ये हमारा मेगा 4 का पार्ट 1 था। इसमें क्या था, सिर्फ कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। नेक्स्ट पार्ट 2 आपका होगा जीएस का, जिसमें से 31 से 75 क्वेश्चंस जो है वो मैं बताऊंगी। उसके बाद से आपका थर्ड पार्ट होगा मैथ्स का, जो आपको मार्कंडे सर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, श्री रंगम मंदिर, तिरुचिरापल्ली, दुर्ग मंदिर, एहोल, ठीक है। तो किनके द्वारा, चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया, चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया कौन सा मंदिर है, तो ये है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बनवाया गया था, तंजावुर में। इसको और क्या बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने
स्वामी विवेकानंद के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? उन्होंने शिकागो की धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते। उन्होंने घोषणा की थी कि वह धर्म की बात तब तक करेंगे जब तक देश से निर्धनता और कष्ट दूर नहीं कर देंगे। ठीक है। और लास्ट, उन्होंने लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत ग्रंथों की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद क्या है, ये शिकागो गए थे। ठीक है, सबको पता है शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भारत से गए थे। ठीक है। और क्या है, इन्होंने घोषणा किया था कि वह धर्म की बात तब तक करते रहेंगे जब तक देश से निर्धनता और कष्ट दूर नहीं कर देंगे। लास्ट, उन्होंने लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना करी थी? वेदांत की स्थापना करी थी। और इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौट चलो का जो कोट है उन्होंने दिया था। कौन? स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे। ये क्या है? असत्य कथन है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बताइए, कुल्लू घाटी कौन से दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है धौलाधर और पीर पंजार श्रेणी के मध्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी दक्षिणी मानसून, पूर्वी ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? ठीक है, किन कारणों से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? लौटता मानसून बोला जाता है। ठीक है। और ये कौन से मंथ में आता है? ये आता है अक्टूबर टू दिसंबर, इस मंथ में आता है। चलिए अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 व 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं? ठीक है, तो देखिए किसका? प्रत्याभूत अधिकार का। किसका? 19 और 21। तो पहले जानिए कि अनुच्छेद 21 में क्या है। तो अनुच्छेद 21 आपका है व्यक्तिगत अधिकार है, और अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो इसका जो अधिकार किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं? तो ये संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं सरकारी तंत्र द्वारा उल्लंघन करने पर। ठीक है, किसके द्वारा? सरकारी तंत्र। ठीक है, सरकारी तंत्र द्वारा उल्लंघन करने पर तो सरकारी तंत्र कौन से आ जाएगा? संघ सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका। ठीक है, निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 व 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं? सरकारी तंत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन सी। इसमें निजी व्यक्ति नहीं शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। विधान परिषद का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। विधान परिषद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। ठीक है, ये कथन भी सही है कि विधान परिषद का जो सत्र है वो कौन बुला सकता है? राज्यपाल बुला सकता है। सत्रावसान भी उसकी समाप्ति राज्यपाल ही कर सकता है। दोनों कथन सत्य है। तो ए और 2 आपको बताना है, सत्य कथन बताना था ना इसमें।
ठीक है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जहां कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यपाल की समान भागीदारी हो। ठीक है, तो क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जहां पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, इसको क्या बोलते हैं? हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न को उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, संसद को दी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये थी 1951 से 56 तक थी। ठीक है, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 दिसंबर 1951 को संसद में पेश किया गया था। ठीक है, कब? 1951 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को, और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 8 से 9 नवंबर 1952 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये कब बना? 1952। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 में। ठीक है, कब? 1949 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, तो भारत जो है IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका सदस्य कब बना? तो ये बना था 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट क्या, 4 3 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ठीक है, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाएगा, जब पैर की एक पदांगुली पर खड़ा है, जब वह दोनों पैरों पर खड़ा है, जब उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव कब सबसे ज्यादा होगा? जब वो एक पैर की पदांगुली पर खड़ा है। ठीक है, जब आप अपने टो पे खड़े हो गए तब क्या होगी? पृथ्वी पर आपके द्वारा सबसे ज्यादा दबाव लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो प्रेशर बनाया गया है वो सिर्फ सारा का सारा प्रेशर जो है सिर्फ एक पॉइंट से जो है वो पृथ्वी में जा रहा है। अगला प्रश्न, समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है शोधन से आसवन से, वाष्पीकरण से, या ये सभी? ठीक है, तो समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है, शोधन करके भी, आसवन करके भी, और वाष्पीकरण, तीनों से क्या होता है? समुद्र के पानी को शुद्ध कर पीने लायक बनाया जाता है, पेयजल बनाया जाता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनु अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या पोन्स? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है, RTE राइट टू एजुकेशन। ठीक है, RTE एक्ट 2009 के किस धारा के अंतर्गत सरकारी विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध प्रावधान है? ठीक है, तो सरकारी शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध कौन से धारा में है? तो ये है
धारा 28 में। ठीक है, अब जानते हैं धारा 5 में क्या है। तो धारा 5 जो है वो अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। ठीक है, बच्चों में क्या, अन्य विद्यालय में, क्या है, स्थानांतरण का अधिकार है। धारा 22 क्या है, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार करना। ठीक है, तो धारा 22 क्या है कि स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल का क्या करना, विकास करना, विकास योजना तैयार करना। और धारा 26 क्या है, शिक्षकों की रिक्त पदों को भरना। ठीक है, तो धारा 5 क्या है, धारा 5 स्थानांतरण संबंधी अधिकार है। धारा 22 जो है स्कूल प्रबंधन का विकास योजना तैयार करना। और धारा 26 जो है शिक्षकों की रिक्त पदों को भरना। और धारा 28 क्या है कि सरकारी शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध। ठीक है, अब आरटीई 2009, ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें कुल जो है अध्याय, ठीक है, कुल अध्याय कितने हैं, तो इसमें कुल जो है वो 7 अध्याय है। और धारा कितनी है, तो कुल कितनी धारा है, 38 धारा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी के में कुल कितने अध्याय और कितनी धारा है, तो 7 अध्याय और 38 धारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है, डॉक्टर राधाकृष्णन, कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या फिर सैंडलर आयोग। तो यह कथन है कोठारी आयोग का। एंड कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, दौलत सिंह ने की थी। ठीक है, कौन, दौलत सिंह ने की थी। ठीक है, और कोठारी आयोग जो है इसका अन्य नाम और क्या है, याद रखिएगा, इसका अन्य नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग। और इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को किया गया था। और इन्होंने रिपोर्ट कब दिया, इन्होंने रिपोर्ट कब दिया, तो रिपोर्ट इन्होंने दिया था 1966 में, 2 साल बाद। और इस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो रिपोर्ट का नाम है शिक्षा एवं, इस रिपोर्ट का नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, तो कोठारी आयोग के बारे में क्या बताया मैंने, कोठारी आयोग, इसकी अध्यक्षता दौलत सिंह ने करी थी। भारतीय, उसका अन्य नाम क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग है। इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। इन्होंने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट कब दिया था इन्होंने, 29 जून को। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिएगा 29 जून 1966 को इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करा था। उस रिपोर्ट का क्या नाम था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख लक्ष्य है आत्मसंतुष्टि, आत्म अनुरोध, आत्मग्लानि, आत्मज्ञान। तो इसका उद्देश्य क्या है, पाठचर्या का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो आत्मज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यतया मनुष्य के शरीर में चक्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में चक्रों की संख्या कितनी होती है, 7 चक्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के लेखक कौन है, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के लेखक कौन है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है जीन पियाजे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा विकास के कौशल का उचित क्रम क्या है? ठीक है, क्रम होगा ये, उचित क्रम है क्या है? तो यह उचित क्रम है ऑप्शन ए। ठीक है, LSRW, ऐसे क्या होगा, लर्न। ठीक है, एस से स्पेक, स्पीच या स्पेक, आर से क्या हो जाएगा, रीड, एंड डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है? तो वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको माना है? शैशवावस्था को माना है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? तो केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? अरस्तु को माना है। ठीक है, केलर ने मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना है। अरस्तु, प्लेटो, ये सारे क्या है, 16वीं सदी के क्या है, दार्शनिक है। और इन्होंने मनोविज्ञान के संबंध में क्या बोला था? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, विलियम वुंट और जेम्स विलियन, विलियम वुंट और जेम्स विलियन, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोला। ठीक है, तो इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, इनमें से स्पेसिफिक विलियम वुंट की बात करें तो इनको क्या माना जाता है? इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, विलियम वुंट को क्या माना जाता है? प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक, अरे ठीक है, तो विलियम वुंट को माना जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, और इनको और साथ में क्या माना जाता है? विलियम वुंट और जेम्स विलियन को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु और प्लेटो जो है 16वीं शताब्दी के दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद संप्रदाय में बल दिया गया। ठीक है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के संस्थापक पहले जान लेते हैं। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स है। ठीक है, और इन्होंने किस पर बल दिया? तो इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। संवेदना का अगला चरण कहलाता है, संवेदना का अगला चरण क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण, चेतना, संज्ञान या फिर बुद्धि। तो संवेदना का अगला चरण कहलाता है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, संवेदना का अगला, अच्छे हो गया ना। अगला प्रश्न है, वातावरण, वातावरण में वो समस्त तत्व सम्मिलित होते हैं जो डैश को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वातावरण में कौन कौन से तत्व आएगा? तो ये आता है, वातावरण में वो सभी तत्व आते हैं जो किसको? व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कारक कौन सा है? सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च बौद्धिक क्षमता, सामाजिक परिवेश का ज्ञान। ठीक है, तो के व्यक्ति अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कारक कौन सा है? तो ये है कल्पना शक्ति का अभाव। ठीक है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का समुच्चय। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है।
चलिए अगला प्रश्न, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? किसी अधूरी या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना, पहाड़ा लिखना, वस्तुओं को एक नए क्रम में व्यवस्थित करना, किसी वृत्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। ठीक है, तो बच्चों के सृजनात्मक मापन में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है पहाड़ा लिखना। ठीक है, हिंदी से प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग है, बताइए। लोभ, मस्तक, न्याय, हानि में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये हानि। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, प्रादि बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। ठीक है, कौन सा प्रादि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निर्धन, वीरापाड़ी, निर्जन या सबल। ठीक है, तो प्रादि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? निर्जन। ठीक है, याद रखिएगा प्रादि बहुब्रीहि समास में क्या होता है। देखिए, निर्जन और निर्धन दोनों सेम दिख रहे हैं, बट निर्जन, निर्जन का आप अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या क्या हो जाएगा? नहीं है जन जहां, तो जहां पे नकारात्मक भाव होता है। ठीक है, निर्धन, निर्धन क्या है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। वीरापाड़ी, वीरापाड़ी है व्याधि बहुब्रीहि समास। और सबल, सबल क्या है? तुल्य, तुल्य योग बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो तुल्य योग बहुब्रीहि समास में याद रखिएगा जिसके स्टार्टिंग स से होती है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके स्टार्टिंग स से होती है उसको क्या बोलते हैं? तुल्य योग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, तुल्य योग। चलिए अगला प्रश्न है, स्वधर्म का विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो स्वधर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वधर्म का विलोम शब्द होता है विधर्म और परधर्म। ठीक है, तो आप लोगों में से जिन्होंने मेगा 4 जो टेस्ट है वो दिया है वो याद रखिए, इसमें ऑप्शन सी को आपका आंसर ले लिया गया था। ठीक है, बट सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए व बी दोनों, सी नहीं होगा। इसका आंसर करेक्शन हुआ है। तो स्वधर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विधर्म और परधर्म। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका पूजास्पद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द? पूजास्पद हो जाएगा। इसमें भी आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग का आंसर जो है वो ऑप्शन बी ले लिया गया था। ठीक है, मेगा में, लेकिन ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पूजनीय कैसे लिखाता है? ये लिखाता है पूजनीय। ठीक है, चारुता, चारुता गलत क्यों हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, र में छोटा उ की मात्रा लगेगी, चारुता। ठीक है, ये रहा। ये ऐसे जो लगता है ये बड़ा ऊ की मात्रा है, मैं सिर्फ र की बात कर रही हूँ, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। और हम सिर्फ ऐसे करके लगाते हैं छोटा ऊ की मात्रा है, तो चारुता में जो है छोटा ऊ की मात्रा लगती है। दैहिक, ये क्या होता है? दैहिक होता है। दैहिक, सही आंसर क्या हो जाएगा? पूजास्पद, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? तो घोष वर्ण क्या होता है? ठीक है, तो घोष वर्ण क्या होता है? लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या होता है? घोष और अघोष। अघोष, तो घोष में कौन से आते हैं? जो स्पर्श व्यंजन है उसके 1, 3 और 5। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के 1, 3, 5 आते हैं, सभी स्वर आते हैं, प्लस क्या आता है? हा आता है। अघोष व्यंजन में क्या आता है? 2, 4, दो स्पर्श व्यंजन के जो 2, 4 वाले कॉलन है वो आते हैं। ठीक है, और साथ में क्या आता है? उष्म व्यंजन का श, स और
सा आता है, ठीक है। इसमें का ह कहाँ चला जाता है, घोष में चला जाता है। तो बताइए कि घोष वर्ण कौन सा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, स, ठीक है, क्योंकि स को मैंने किसमें बताया, अघोष में बताया। स जो है वो घोष वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस द आर्टिकल, ठीक है, कौन से सेंटेंस में आर्टिकल का सही यूज हुआ है, ही बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ही बॉट एन अम्ब्रेला। ये क्यों गलत है, ऑनेस्ट नहीं, एन ऑनेस्ट होगा, ठीक है। आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है, और गुड के साथ द नहीं लगता है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, द बुक इज डैश द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑप्शन ए। Convert the following sentence to indirect speech. He said, I am learning English. ठीक है, इसका indirect speech क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा he said he was learning English, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रुगल, ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रुगल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है जितनी आवश्यकता हो, ठीक है, जरूरत के हिसाब से जितनी आवश्यकता हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिजूल खर्ची, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रुगल का एक्स्ट्रावेगेंट। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करता है या उनके बारे में खोज करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है, तो इसका 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना, बेलारूस बना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजन हुआ था। संस्करण कौन था, संस्करण था इसका 24 संस्करण था, और आयोजन कब हुआ था, जुलाई में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, तो ये है प्रीति सूदन, ठीक है। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, तो 18वीं लोकसभा के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, भातृहरि महाब को, ठीक है, भातृहरि महाब को। चलिए अगला प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ सम्मान किन्हें दिया गया, तो 58वां ज्ञानपीठ सम्मान जो है वो गुलजार साहब को और संत राम भद्राचार्य को दिया गया। ये जो है संस्कृत के विद्वान है, ठीक है, और इनको टोटल कितनी भाषा आती है, 22 भाषा आती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुलजार और राम भद्राचार्य को। अगला प्रश्न, इनसैट 3DS उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान की सहायता से भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इनसैट 3DS का लॉन्च व्हीकल कौन सा है, ये है GSLV 14। इसको और क्या बोला जाता है, इसको नॉटी बॉय भी बोला जाता है, ठीक है, ये जो क्या है प्रक्षेपण यान है ना, इसको। अगला प्रश्न, लगानबंदी आंदोलन के संबंध में असत्य है,
ठीक है। लगान बंदी आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? तो लगान बंदी आंदोलन हुआ था 1938 से 1939 के बीच में, ठीक है। छुई खदान रियासत में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सेवता ठाकुर थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो है ये सेवता ठाकुर नहीं थे, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे राम नारायण मिश्र थे, ठीक है। कौन? राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र जो है वो जो है लगान बंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, और कहाँ हुआ था? छुई खदान में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रकाशित अग्रदूत पत्रिका के प्रकाशनकर्ता कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रकाशित अग्रदूत पत्रिका के प्रकाशनकर्ता कौन थे? केशव प्रसाद वर्मा थे, ठीक है। ऑप्शन बी। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बताइए, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे नागुर दोरला। कौन? नागुर दोरला। कोई विद्रोह कब हुआ था? और तो कोई विद्रोह यह हुआ था 1859 में, ठीक है। कब हुआ था? 1859 में हुआ था, ठीक है। और शासक कौन थे? भैरम देव थे, ठीक है। कोई विद्रोह इस टाइम पे शासक कौन थे? कहाँ हुआ था? बस्तर में हुआ था। शासक कौन थे? भैरम देव थे। और यह पहला विद्रोह था जिसमें क्या हुई थी? अंग्रेजों की हार हुई थी, ठीक है। याद रखिए, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था जिसके नेतृत्व करता कौन थे? नागुर दोरला थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सावंत भारती का विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय हुआ? ठीक है। तो सावंत भारती का विद्रोह जो है वह कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे हुआ था, ठीक है। कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे हुआ था 1817 में। कहाँ हुआ था? धमधा में, ठीक है। धमधा में। और इसके लिए सावंत भारती को क्या थे? उम्र कैद की सजा हुई थी, ठीक है। आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अगला प्रश्न, पोड़ागढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पोड़ागढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्कंद वर्मन ने। और यह जो है वह नलवंशी शासक था। नलवंशी शासक था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।